प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आपको याद होगा हम फिजिक्स में 12th क्लास की फिजिक्स को हम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसमें हमारा जो बच्चों सेकंड पार्ट होता है खंड ख, अगर हम इसको बात करें तो हमारी जो यूनिट नंबर इसकी 3 जाती है, इसको हम कंप्लीट करने वाले थे बच्चों, परमाणु तथा नाभिक, है ना, एटम एंड न्यूक्लियस। तो आपके बोर्ड के एग्जाम बच्चों ये वाली जो यूनिट आती है आपको याद होगा, पहले बताया था आपको जब हमने इसका चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 12 परमाणु जब आपको पढ़ा रहे थे, आपको बताया था उस केस में आपको कि ये यूनिट आपकी बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर की आती है। और इस यूनिट में एनसीईआरटी वाली बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर डाले गए हैं बच्चों, वो 2 चैप्टर डाले गए हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। 12 में परमाणु आता है, 13 में आपका नाभिक आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों आपकी ये 8 नंबर की। ठीक है, इसमें हमारे 2 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें तो परमाणु आपका लगभग 4 नंबर के आसपास का इसमें से आ जाता है, और नाभिक इसमें से भी 4 नंबर के आसपास का आ जाता है। वैसे तो बच्चों आपको याद होगा पेपर जो आपका आता है बोर्ड के एग्जाम में वो 95 मार्क्स का आता है ना। कितने मार्क्स का आता है? 95 मार्क्स का। लेकिन उसको अटेम्प्ट करना होता है हमको 70 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो यूनिट आपको दिखा रखी है कि 4 नंबर ये टोटल 8 नंबर आपको हो जाते हैं। ठीक है, तो वास्तव में 8 नंबर नहीं आता है, इसमें से लगभग लगभग आपका 10 से लेके 12 नंबर के बीच में आ जाता है, जो कि 3 से जो 4 नंबर आपके एक्स्ट्रा होते हैं वो बच्चों छूट वाले क्वेश्चंस में निकल जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो बच्चों में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर अपना एनसीईआरटी वाली बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर आपका बच्चों जाएगा 13। ठीक है, और वैसे यूनिट के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 जाएगा। तो चैप्टर नंबर 13 देखें बच्चों, आज आपका स्टार्ट हो रहा है नाभिक। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं नाभिक। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 13। ठीक है, आज का जो आपका चैप्टर जा रहा है बच्चों 13 जा रहा है, नाभिक जा रहा है ना। नाभिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। आज का जो लेक्चर होगा इस चैप्टर का वो लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों नाभिक में क्या बताया गया है। ठीक, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा बच्चों जब हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे, परमाणु जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। और अल्फा कणों के प्रकीर्णन में प्रयोग में रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म भाग होता है जिसको नाभिक कहा जाता है, जिसको नाभिक कहा जाता है, जिसमें समस्त धनावेश आपका जिसमें समस्त धनावेश आपका इकट्ठा हुआ होता है। ठीक है, इसमें आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और पूरा परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ इसकी कक्षा में घूमते रहते हैं, जिसको वजह से इस पूरी संरचना को उन्होंने नाम दिया था परमाणु, जबकि इसके अंदर वाले भाग को नाभिक का नाम दिया गया था। ठीक है, तो परमाणु चूंकि बड़ा होता है इसलिए इसका जो आकार बताया था लगभग 10 की पावर माइनस के 10 मीटर कोटि का बताया था, और नाभिक का जो आकार बताया था बच्चों 10 की पावर माइनस के 15 मीटर कोटि का आकार का बताया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में के संबंध में हमें प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश तथा उसका समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग लगभग 10 की पावर माइनस के 15 मीटर कोटि के एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसको बच्चों क्या बोला गया? नाभिक। यानी कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले बच्चों इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिसकी वजह से पूरा परमाणु आपका बच्चों उदासीन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? तो इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे किसमें है क्या संरचना के बारे में। अगर हम यहाँ पे बच्चों बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एएमयू भी बोल देते हैं। जैसे लिखा परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों एएमयू। ठीक, तथा किलोग्राम में संबंध, है ना। तो एएमयू के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है? ठीक है, एएमयू में कितना आपका द्रव्यमान होगा, उसको निकालने के लिए बच्चों हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं जो कार्बन का प्रतीक होता है वो होता है सी, और परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है, पर द्रव्यमान संख्या इसकी 12 होती है। ठीक है, तो 6 से इसको 12 कहते हैं, यानी कि कार्बन के 1 ग्राम परमाणु का जो भार होता है बच्चों वो 12 ग्राम होता है, चूंकि यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, 12 ग्राम होता है, तथा इसमें परमाणु की संख्या n होती है, जहां पर जो बच्चों n है ये आपकी क्या होती है बच्चों? अवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है बच्चों ये आपकी अवोगाद्रो संख्या। ठीक, अतः कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा बच्चों वो आपका यहाँ पे 12/n ग्राम होगा। ठीक है, और अगर हम एएमयू की परिभाषा के अनुसार देखते हैं बच्चों तो इसका मतलब हो जाता है बच्चों आपका 1 एएमयू बराबर 1/12 कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। और कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 12/n। तो 12/n से इसको जब काटा जाएगा
तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपके पास बचेगा बच्चों 1/n, और जो n होता है इसकी अवोगाद्रो संख्या वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपकी याद होनी चाहिए 6.023। 3 भी लिखा हुआ था कई जगह, यहाँ पे बच्चों है ना 6.023 या 6.02 भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 10⁻+23 प्रति ग्राम मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। जैसे इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पुट किया जाएगा, है ना, सॉल्व जब करते हैं बच्चों तो ग्राम में वैल्यू निकल के आती है इसकी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और किलोग्राम बदलने के लिए बच्चों आपको यहाँ पे 10⁻³ से गुना कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि एक एएमयू की तुल्य जो आपका द्रव्यमान होगा बच्चों वो कितना होगा। तो एक एएमयू की तुल्य जो आपका द्रव्यमान होगा बच्चों वो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होगा, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए कि एक एएमयू के तुल्य जो आपका द्रव्यमान होगा बच्चों वो कितना होगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में सीधी ये वैल्यू पूछी जाती है एमसीक्यू में, तो आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब नाभिक की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि नाभिक की जो संरचना होती है, मान लेते हैं कोई भी अगर आपके पास में कोई तत्व है यहाँ पर ये वाला, जैसे मान लिया कि हमारे पास में कोई तत्व है एक्स, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक हो गया जेड और उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है बच्चों यहाँ पे ए। तो जो यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है वाला, ये किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ऊपर से नीचे की जब संख्या को माइनस कर देते हैं तो वहां से निकल कर आता है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हो बच्चों तो ए माइनस आपको जेड करना होगा, द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु क्रमांक को घटा देना होगा, उस तरीके से आपका निकल जाता है। लाइक मेरे पास में अगर यहाँ पे मैं लिथियम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 3 अगर आपके पास लिखा है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जेड यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन भी 3 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 3 होंगे। जबकि न्यूट्रॉन की बात करें बच्चों तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 4 निकल कर आएगा, ठीक है। जब 4 निकल कर आ जाएगा इसका मतलब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका, अगर आप इसको देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि इसके में जो संरचना बनेगी यहाँ पे बच्चों वो 2-1 यानी कि 2 कक्षा बनेगी। अगर एक आपका छोटा सा नाभिक है ये वाला, तो उसमें बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 प्रोटॉन निकल कर आएंगे आपके यहाँ पर, आपके 3 प्रोटॉन आएंगे, 1 2 3 प्रोटॉन आएंगे। और न्यूट्रॉन की बात करें तो बच्चों न्यूट्रॉन आपके 4 निकल कर आएंगे, 1 2 3 4, है ना। अब इसके बाद अगर कक्षा के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पे आपकी कक्षा 2 बन जाएंगी। पहली कक्षा बनेगी बच्चों आपकी वाली, है ना, और दूसरी कक्षा बन जाएगी बच्चों आपकी ये वाली, है ना। अब इसमें अगर देखें तो इसमें केवल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें जाएगा आपका बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके इस लिथियम की संरचना बन जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर 7 लिखा हुआ है, तो 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर 7 ही है ना। छोटे से भाग में इसको हम नाप पे कह के चलते हैं बच्चों नाभिक, ठीक है। तो नाभिक की संरचना बच्चों क्या है, नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। प्रत्येक परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान, है ना, उसके केंद्र पर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित होता है, रहता है या होता है। परमाणु के यही स्थान नाभिक कहलाता है। हम नाभिक के बारे में चूंकि पढ़ रहे हैं तो बच्चों हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। नाभिक ये जो आपको कह रहा है यहाँ पर, नाभिक का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर परमाणु के व्यास का लगभग 1,00,000वां भाग होता है। किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है तथा नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं। ये जो नाभिक के चारों तरफ हमारे पास कक्षा बनी है, पहली कक्षा वाली बनी, दूसरी कक्षा वाली बनी, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ये मूवमेंट करते रहते, चलते रहते हैं। आवेश रहित सामान्य परमाणु में इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिससे ये पूरी तरीके से आपका परमाणु आपका उदासीन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके पास में मान लीजिए एक संरचना यहाँ पर है ना। ये प्रोटॉन दिखा रखे आपका, जो प्लस वाला हिस्सा होगा प्रोटॉन वाला होगा, जो खाली वाला हिस्सा होगा वो न्यूट्रॉन्स के होगा, जो डॉटेड वाले हिस्से होंगे यानी कि डॉटेड वाले बाहर जो परिक्रमण कर रहे होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके।
ठीक है, तो बातें समझ में आ रही है। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, जिस वजह से पूरा परमाणु आपका बच्चों उदासीन हो जाता है ना। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है ना, परमाणु क्रमांक क्या प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है, प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। नॉर्मली हम इसको जेड से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक को बच्चों जेड से प्रदर्शित किया जाता है और न्यूट्रॉन की संख्या को बच्चों एन से दिखाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याओं के योग को ही नाभिक के द्रव्यमान कहते हैं, जिसे ए से दिखाते हैं। यानी कि आप ऊपर जो नंबर देख पाएंगे बच्चों यहाँ पर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन यानी कि परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन यानी कि एन, है ना, कि योग के बच्चों ये बिल्कुल बराबर होता है। इसी को यहाँ पर कहते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो किसी भी परमाणु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं बच्चों जेड एक्स ए, जेड परमाणु क्रमांक, ए द्रव्यमान संख्या, एक्स उसका प्रतीक, है ना। जो भी आप परमाणु लेके चलेंगे, जिस भी तत्व लेके चलेंगे, जैसे हमने लिथियम लिया था तो यहाँ पे आपका लिथियम Li आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसको करा जाता है, ठीक है। तो नाभिक की संरचना आप समझ गए ना कि नाभिक की जो संरचना है उसमें केवल दो पार्टिकल्स होते हैं, एक आपका न्यूट्रॉन होता है, दूसरा आपका प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कुछ कक्षाओं में घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, लेकिन आवेश जो होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही बच्चों प्रोटॉन का होता है, जिस वजह से पूरा परमाणु आपका उदासीन होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। तो उसी के आधार पर बच्चों नाभिकों का वर्गीकरण किया गया है, इसी के आधार पर बच्चों नाभिकों का वर्गीकरण किया गया है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग देखिए बच्चों। तो पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो क्या किया गया है, देखिए पहले को यहाँ पर बोलते हैं समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, है ना। समप्रोटॉनिक, समप्रोटॉनिक बच्चों नाम से क्लियर हो रहा है, समप्रोटॉनिक यानी कि ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समप्रोटॉनिक कहलाएंगे, है ना। तो बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो कई बार आपको जो इंग्लिश का नाम है वो चाहिए हिंदी में लिख के दे दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि आइसोटॉप्स से आप क्या समझते हैं, आइसोटॉप्स को लिखिए, है ना, आइसोटॉप्स को सावधान से समझाइए। तो आपको आइसोटॉप्स आपको याद होना चाहिए, आइसोटॉप्स क्या है, ठीक है। यानी कि समस्थानिक और आइसोटॉप्स मतलब एक ही रहेगा हमारा, ठीक। तो देखिए क्या है, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन जानते हैं ना बच्चों, जो नीचे का नंबर होगा, जैसे आपके पास में ये एक्स लिखा हुआ है, नीचे आपका जेड लिखा हुआ है, तो परमाणु क्रमांक जो होता है आपका ये वाला, इसी को यहाँ पे बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। उस तत्व के समस्थानिक, उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं, या इसको आइसोटॉप्स भी बच्चों कहते हैं, ठीक है। आइसोप्रोटॉन्स भी कह सकते हैं बच्चों उसको यहाँ पर, ठीक। इस प्रकार किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक जेड समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या ए, यानी कि जो ए का नंबर होगा ऊपर का नंबर बच्चों आपका, यहाँ जो ए लिखते हैं आप द्रव्यमान संख्या, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या उसको अलग अलग कहते हैं। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है, इसी कारण इनके समस्थानिक भी समान होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखें बच्चों हाइड्रोजन, पहला आपका ये उदाहरण हो गया कि 1H1 है ना, तो नीचे का नंबर आप देखेंगे बराबर जा रहा है, इसका जा रहा है बराबर, इसका जा रहा है बराबर, तो इसको बोलते हैं 1H1, 1H2, है ना, 1H3। तो हाइड्रोजन के बच्चों यहाँ पर ये 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, डायटेरियम, टाइटेरियम, है ना। तो उसको इस तरीके से बोला जाता है बच्चों। ऑक्सीजन के 3 होते हैं, 8 और 16, चूंकि यहाँ पे नंबर बराबर है, यहाँ पे ये नंबर बराबर है, यहाँ पे ये नंबर बराबर है, ठीक है। तो नीचे का नंबर अगर बच्चों बराबर है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नीचे का नंबर समान होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होगा, ठीक है, तो एक दूसरे के कहलाते हैं बच्चों समस्थानिक, है ना, समस्थानिक कहलाते हैं। या उसको हम बोल सकते हैं समप्रोटॉनिक बोल सकते हैं, या उसको हम यहाँ पर आइसोटॉप्स कह सकते हैं, या आइसोप्रोटॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा एग्जाम में नाम आता है उसके अकॉर्डिंग हम शब्द को लगा के चलेंगे, पर मतलब सबका बच्चों एक ही रहा रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी तरह की। चलिए अब समस्थानिकों की विशेषताएं होती हैं बच्चों। क्या विशेषताएं, पहली विशेषता ये कहती है कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं बच्चों अलग अलग, है ना, भिन्न भिन्न होती है, अतः उनके भौतिक गुण समान नहीं होते, उनके भौतिक गुण समान नहीं होते। नंबर 2, रासायनिक गुण समान होने के कारण एक ही
तत्व के एक ही तत्व के समस्थानिकों को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें अलग अलग करने के लिए परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर भौतिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ये इसके बच्चों भौतिक गुण कह दो, विशेषता कह दो, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ जा रही हैं। चलिए, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो अब दूसरा देख लेते हैं बच्चों, संभारिक, आइसोबार। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा, संभारिक यानी कि आइसोबार। अब जैसे आपके पास में कोई एक तत्व है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपके पास में एक्स है, यहाँ पे जेड लिखा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वाई तत्व लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास में एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर ए ही लिखा हुआ है, यानी कि अलग अलग तत्व। जैसे आप देखें यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पे वाई लिखा हुआ था, यहाँ पे जेड, यहाँ पे एक्स, लेकिन यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी कि ऊपर के जो नंबर है बच्चों बराबर होते हैं। ठीक है, जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं या आइसोबार कहलाते हैं, आइसोबार कहते हैं। ऐसे नाभिकों को जिनमें, देखिए बच्चों यहाँ पर, ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियन, अच्छा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को बच्चों न्यूक्लियन भी कहते हैं। जो आपका ए होता है बच्चों यहाँ पे आपका, है ना, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन प्लस जेड, यानी कि प्रोटॉन जो होगा जेड के इक्वल होगा और यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो उसको बच्चों यहाँ बोलते हैं न्यूक्लियन। यानी कि ए जो होगा आपको न्यूक्लियन भी कह सकते हैं या द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, मतलब एक ही रहता है। तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। यदि किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड व भिन्न भिन्न द्रव्यमान जेड भिन्न, तो द्रव्यमान संख्या ए जो है आपकी समान होती है, अतः आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है और इनके रासायनिक गुण भी एक जैसे नहीं होते, इनके रासायनिक गुण एक जैसे नहीं होते। तो कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाता है आपसे कि यदि किसी अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण समान नहीं है तो उन्हें कौन से तत्व कहा जाता है, तो उसे कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी दिए गए दो परमाणु के रासायनिक गुण समान नहीं है तो हम उसको किस में रख सकते हैं बच्चों, संभारिक में रख सकते हैं, यदि उनकी द्रव्यमान संख्या समान है या न्यूक्लियन समान है। तो अब जैसे उदाहरण देखें बच्चों, यहाँ पे 1s3 2s3 है ना, 1s3 2s3, तो उसमें देखेंगे बच्चों ऊपर का जो नंबर है वो समान है, जबकि नीचे का नंबर आपका अलग अलग है। ये हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है, लिथियम है, सॉरी हीलियम का पहला समस्थानिक है 2He3। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर का नंबर तो समान है लेकिन नीचे का नंबर बच्चों आपका अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे दूसरे के कैसे होंगे बच्चों, ये संभारिक, चूंकि इनके बाहर बराबर है, ऊपर का नंबर बराबर है। ठीक है, बात क्लियर। रेडियोएक्टिव नाभिक से बीटा कण के उत्सर्जन होने पर प्राप्त नाभिक मूल नाभिक का संभारिक ही होता है। ठीक है, संभारिक ही होता है, बात क्लियर हो जाती है। चलिए देखें संभारिकों की विशेषताएं। इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, और इनके मूल कणों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि संभारिक एक ऐसा तत्व है जिसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण भी आपके भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण भी आपके भिन्न भिन्न होंगे यहाँ पर, ठीक, और भौतिक गुण भी बच्चों आपके भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर बात है। चलिए, अगर यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो अब आगे चल लेते हैं। अब जब आगे चलते हैं बच्चों तो आपका आ जाता है सम न्यूट्रॉनिक, नाम से क्लियर हो तो सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, है ना, यानी कि आइसोटॉन्स। ठीक है, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अर्थात इसके लिए परमाणु क्रमांक जेड व द्रव्यमान संख्या ए भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु ए माइनस जेड का जो मान होगा बच्चों समान होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम इस वाली पेयर को लेके चलते हैं, अगर हम इस वाली पेयर को लेके चलें एक, ठीक है, दूसरी पेयर बच्चों हम ये वाली लेके चलें, तो उसमें आप देख सकते हैं जब आप इसके लिए निकालेंगे लिथियम के लिए यहाँ पे, है ना, तो ऊपर देखेंगे इसमें से 4 में से 7 में से 3 के तो 4 बचेंगे, है ना, यानी कि न्यूट्रॉन हो जाएगा, और 8 में से 4 जाएंगे
जब भी 4 बचेंगे, यानी कि न्यूट्रॉन तो दोनों के लिए बराबर हो गया ना। ऐसे अगर यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू है ना, तो 3 में से जब एक जाएगा, 3 में से जब एक जाएगा बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। और हीलियम के लिए देखें 4 में से जो 2 जाएंगे जब भी 2 ही बचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में, यानी कि जो पेयर हमको दिया है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में 2-2 है, इसमें दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या 4-4 है, यानी कि इनका परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है, इनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ऐसे इसमें देखेंगे नीचे का नंबर यानी कि अलग अलग है, ऊपर का नंबर अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि लिथियम के लिए यहाँ पे कितना है, 4 निकल के जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखें प्रतिबिंब है ना, नाभिक तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान हो एवं एक ही प्रोटॉन जेड दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन यानी कि ए माइनस जेड के बराबर हो, दूसरे की प्रोटॉन संख्या जेड पहले की न्यूट्रॉन संख्या ए माइनस जेड के बराबर होती है, अर्थात इनके परमाणु क्रमांकों का अंतर एक है, प्रतिबिंब नाभिक कहलाते हैं। जिनके परमाणु क्रमांकों का अंतर एक होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब नाभिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे 3 में से गया 2 बचे, 2 में से 3 गया कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, और 3 में से गया, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अगर यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो आगे चल लेते हैं बच्चों। तो अभी आपको समझा दिया गया है यहाँ पर कि नाभिकों को जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से यहाँ पर किया गया है। एक प्रोटॉनिक, समप्रोटॉनिक है ना, समभारिक, और दूसरा समन्यूट्रॉनिक। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे नाभिक का जो साइज होगा, नाभिक चूंकि हमारा गोल होता है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं बच्चों कि हमारे पास में नाभिक हमारे पास में, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास गोल नाभिक होता है वाला। ठीक है, अब जब नाभिक हमारा गोल होता है तो उसके बच्चों कुछ तो रेडियस रही होगी ना, तो रेडियस जब होती है तो उसका आयतन भी रहा होगा। तो मोस्टली इसका जो आयतन डिपेंड करता है किसी भी तत्व का, जैसे हमारे पास में कोई तत्व है, यहाँ पर ये वाला जेड हो गया, ये वाला ए हो गया, तो किसी भी तत्व का है ना, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक, सॉरी, जो उसका आकार होगा, जो उसका साइज होगा, जो उसकी त्रिज्या होगी, डिपेंड किस पे करती है, इसके द्रव्यमान संख्या पर। जितना ज्यादा नंबर ये वाला होगा उसका उतना साइज उसका बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आयतन होगा यहाँ पे, वो जो आयतन होगा बच्चों आपका यहाँ पे, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के। ठीक है, अब आयतन क्या है बच्चों, आप जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन, प्रोपोर्शनल ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हटाने के लिए यहाँ पे डालते हैं आर नियतांक यानी कि कांस्टेंट डालते हैं, ए लिख लेते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है आपके? या एक काम कर लेते हैं, इसको अभी हम बाद में लिख लेते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे बच जाता है, जब इसको देखते हैं तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। क्यों? चूंकि 4/3 तो पाई कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ा जा सकता है, तो आर प्रोपोर्शनल क्या जाएगा, ए की पावर बच्चों 1/3। ठीक है, जो पावर है तुम्हारी होती है दूसरी साइड जाके वो बटे में चली जाती है। अब इसको हटाने के लिए एक नियतांक डालते हैं, तो आर नोट डाल देते हैं, नियतांक ए की पावर 1/3। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि जहां जो आर नियतांक होगा वो आर नोट क्या है, एक नियतांक है बच्चों, एक नियतांक है, और उसका जो मान होता है बच्चों वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। जैसे इसको यहाँ रखते हो तो आपका बन जाता है आर बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 ए की पावर 1/3 मीटर। ठीक है, इसके साथ ही आप ये बच्चों जानते होंगे कि एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर 10⁻⁻15 को हटा दिया तो हम यहाँ पे फर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आर बराबर लिख सकते हैं 1.2 ए की पावर 1/3 एफ यानी कि फर्मी यूनिट। ठीक है, तो उस तरीके से हम किसी परमाणु की, किसी भी नाभिक की हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि उसका साइज क्या होगा, उसका आकार क्या होगा। ठीक है, बाहरी तत्वों के नाभिक दीर्घाक्ष गोलाभ आकृति के होते हैं, परंतु विरूपण इतना सूक्ष्म होता है कि नाभिक की आकृति लगभग गोलीय मानी जाती है।
ठीक है। तो उस केस में रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब रेडियस दिखा रखी है तो उसका आयतन हम यहाँ पे निकाल के चलते हैं कि नाभिक का जो आयतन होगा उसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमणपाती होता है। ठीक है। और द्रव्यमान संख्या यदि आपके पास में ए है और आयतन अगर आप रेडियस की आर मान के चलें, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं V प्रोपोर्शनल A। ठीक है, यानी कि आयतन समानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहते हैं न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं, मतलब एक ही होगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो जाती है। चलिए, अगर यहाँ तक बच्चों बात आपके क्लियर हो जाती है तो आगे चल लेते हैं। अब जैसे आपके सामने बच्चों क्वेश्चंस आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से कि आपके सामने दे रखा थ्योरियम और हीलियम दे रखा है, उसमें पूछा है आपसे कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात करेंगे 90 TH यानी कि थ्योरियम 232 में क्या निकालना है पहले आपको प्रोटॉन। तो ये तो आपका हो जाएगा Z और ये आपको हो जाएगा A। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है बच्चों Z के बराबर होती है और Z कितना है बच्चों यहाँ पे 90। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। जबकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है बच्चों A में से माइनस करते हैं Z को। अब A का नंबर कितना है यहाँ पे बच्चों 232। ठीक है, और Z का नंबर कितना है बच्चों 90। ठीक है, तो जब 232 में से 90 चले जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चों, नहीं पता। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आपका बच जाएगा 162। 162 बचेगा या नहीं बचेगा, गलत हो गया। चलिए, तो बताओ तो फिर कितना बचेगा, 142 बच जाएगा। अब देखो, अगर 142 में 90 जोड़ के कितना आएगा आपका, 142 में अगर बच्चों हम 90 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 232 आ जाएगा। तो यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों इसमें इतनी ही निकल कर आपकी आ जाएगी। तो ये दोनों इसके आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों आपसे हीलियम के बारे में, 2He4 में नंबर 1 अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन कितना होगा तो बता देंगे कि Z का नंबर होगा, ये आपका A का नंबर होगा। तो प्रोटॉन जो का Z के इक्वल होगा यानी कि 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और जबकि जो न्यूट्रॉन निकल कर आता है बच्चों A माइनस Z निकल कर आएगा, यानी कि 4 माइनस 2 करेंगे तो यानी कि 2 ही आपके न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। तो ये जो दोनों आपके आंसर निकल कर जाएंगे। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहता है कि किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति, है ना। पहले इसने परमाणु बोला है, ठीक, और आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है आपका, परमाणु का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब, है ना। तो उसको 1 मान लेंगे। किसके लिए मानेंगे, परमाणु के लिए। अब परमाणु के लिए निकाल लिया आपने तो ये V1 आपका मान के चलते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको एक यहाँ पे लिख लेते हैं, परमाणु है ना, यानी कि एटम Va डाल देंगे बेस में। और नाभिक के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, नाभिक के लिए न्यूक्लियस आ जाएगा आपका, है ना। न्यूक्लियस यानी क्या डाल देंगे, तो 4/3 पाई R2 डाल देंगे यहाँ पे, तो क्यूब आ जाएगा। तो पहले चूंकि आयतन आया है, सॉरी परमाणु आया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे बच्चों, समीकरण 1/2 करेंगे। पहले चूंकि परमाणु है तो इसलिए आपका आ जाएगा यहाँ पे Va/Vn। तो 4/3 कांस्टेंट कट जाएगा, तो आपका आ गया बच्चों R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब, है ना। अब R1 जो होता है परमाणु के लिए बच्चों 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है, तो 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि क्यूब है ना इसलिए 3 बार आ जाएगा। जबकि नाभिक के लिए बच्चों आपका क्या होता है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। तो देखिए क्या इतना आ गया, Va/Vn 10⁻⁻30/10⁻⁻45। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों बचेगा यहाँ पे Va अनुपात Vn बराबर आपका जाएगा 10⁻15/1, है ना। तो 10⁻15/1 का मतलब बच्चों क्या जाएगा यहाँ पे, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। आगे कहता है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, यानी पहले ही आ गया
परमाणु क्रमांक जो होगा बच्चों, यानी कि जो जेड होता है वो प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है ना। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये आपको दे दिया एक 13Al27 है ना, और 52T125 की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो अब अगर इसको देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए, यानी कि 13Al27 के लिए आपको जो दे रखा है, मान लेते हैं कि R1 आपको दे रखा है 3.6 फर्मी दे रखा है, यानी कि F दे रखा है, ठीक है। और आपको 52T125 के लिए आपको R2 निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो जब आपको ये निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो, यहाँ पे जस्ट अभी आपको पढ़ाया था हमने, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला R = 1.2a की पावर 1/3, इसी को लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए पहले इसके लिए जब करते हैं तो R1 = आपका जाएगा R0 a की पावर 1/3। अब इसके लिए R a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 27। तो जब यहाँ जाएंगे तो आपका जाएगा R0 27 की पावर 1/3, और इसको लिख लेंगे बच्चों R0 3 की पावर 3 की पावर 1/3। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा R1 = 3R0, ठीक है। 3R0 निकल जाएगा। ऐसे इक्वेशन में बच्चों एक मान लेंगे, बात के लिए। दूसरा R2 बराबर आपका निकालेंगे जब, तो उसके लिए आपका जाएगा R0 a की पावर 1/3, और जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी लिखेगा, 125। तो 125 की पावर 1/3, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो R0 बराबर आपका जाएगा 5 की पावर 3 की पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 5R0 और ये R2 आ जाएगा। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब आपको जब रेशो निकालना होगा तब क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे सॉरी आपको R2 निकालना है, तो समीकरण 2/1 कर देंगे। तो जब इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा R2 अपॉन में R1, ठीक है। और R0 से R0 कट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, और R2 आपको निकालना है तो 5/3 R1 आ जाएगा, और R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5/3 R1 की वैल्यू चलेगी 3.6। इसको काटेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 12 36 हो गया, और 12 60, यानी कि आपका आ जाएगा R2 बराबर 6.0 F यानी कि फर्मी। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आपका होगा, ठीक है। तो ऐसे कर लिया जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में देखो 2018 में आया हुआ है। अगला सवाल भी यही है बच्चों, इसकी त्रिज्या में निकाला है अनुपात। तो अभी जैसे हमारे पीछे आया था बस वही करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे ये निकल गया था R1 कितने निकल कर आया था बच्चों, यहाँ पे R1 आपका निकल के आ गया था बच्चों 3R0, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया था। और R2 आपका निकल कर आ गया था बच्चों यहाँ पे 5R0। इसको पीछे थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेंगे कि कैसे निकाला था हमने। फिर क्या काम करेंगे, क्योंकि अनुपात हमको बताना है यहाँ पे बच्चों, तो 1/2 कर देंगे। और जब 1/2 किया जाएगा तो क्या आएगा, R1 बटे R2 बराबर 3R0 अपॉन में 5R0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, R1/R2 बराबर 3:5। इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इसमें पहले बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आपको दे रखा है यहाँ पे 82 पीबी यानी कि लेड पीबी 206 में इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका जेड हो जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बच्चों जेड के इक्वल होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, ये इसका पहला आंसर आ गया। और न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकालते हैं बच्चों वो ऊपर से माइनस करते नीचे को, यानी कि ए माइनस जेड करेंगे। जब 206 माइनस 82 करेंगे तो बच्चों कितना बच जाएगा तो आपके पास बच जाएगा ये 124 बच जाएगा, ठीक है 124। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। जबकि दूसरा वाला अगर देखें बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए देखें तो 7N13, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गए, जेड हो जाएगा आपका, ये आपका ए हो जाएगा बच्चों,
तो Z इक्वल टू 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जबकि न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको 13 माइनस 7 करना होगा, तो आपका न्यूट्रॉन निकल कर आएंगे 6, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उसको ऐसे कर लिया जाएगा। अब अगर इसमें देखा जाए बच्चों, तो ये कह रहा है कि लिथियम दे रखा ना आपको 3Li7 में कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन तो बच्चों इसमें हो जाएंगे 3, और कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 7 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे 4, ये इसके न्यूट्रॉन निकल कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर लिया जाएगा। अगला इसमें बच्चों क्या पूछा है आपसे, 56Ba137 में प्रोटॉन कितना आएंगे बच्चों, यहाँ पे 56 निकल कर जाएंगे, क्योंकि ये आपका नंबर Z हो जाएगा और ये आपका नंबर A हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितने निकल कर आएंगे, A माइनस Z किया जाएगा, यानी कि 137 माइनस के 56 किया जाएगा। इसको सॉल्व बच्चों खुद करेंगे। ठीक, अब आगे चल लेते हैं। अब जब बच्चों आगे चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या दे रखा आपको, एक ही तत्व के परमाणु जो द्रव्यमान में भिन्न भिन्न परंतु समान रासायनिक गुण रखते हैं, तो कौन से होंगे बच्चों, समस्थानिक हो जाएंगे, है ना। चूंकि संभारिक बच्चों रासायनिक गुण समान नहीं होते, ठीक है, तो समस्थानिक हो जाएंगे। दो परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, समस्थानिक हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या आता है कि अगर किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक, यानी कि अगर मान लें कि परमाणु क्रमांक हमारे पास कोई तत्व Z है यहाँ पे, उसके द्रव्यमान संख्या यहाँ पे बच्चों M दे दिया, तो न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बच्चों, ऊपर के नंबर में से माइनस कर देते हैं नीचे के नंबर को, तो कितना आपके पास में M माइनस Z, और M माइनस Z यानी कि पहला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। हैप्पी लर्निंग।